बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज मुझे याद आया यार, मेरा तो एक अदद यूट्यूब चैनल भी है और बहुत से लोग मेरा वेट कर रहे हैं मेरी वीडियोस का। और जब मैंने थोड़ी सी चैट खोली तो उसमें था कि पीड्स को थोड़ा जल्दी कवर करवा दें। और इसी दौरान मुझे पता चला कि डेट शीट भी लोगों की ना चेंज हो चुकी है, उसके लिए प्लान अलहदा से आएगा। लेकिन अभी CNS पीडियाट्रिक की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और लोगों को मसला हो रहा था। हमने CNS मेडिसिन की और माशाल्लाह मोस्ट वायरल वीडियो में से एक जा रही है वो सेरिब्रल मलेरिया, फिब्राइल फिट्स, एपिलेप्सी, सेरिब्रल पाल्सी, मूवमेंट डिसऑर्डर, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गुलन बार, जिसे GBS सिंड्रोम कहते हैं, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए मेरी जान। मेनिंजाइटिस, पायोजेनिक ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, स्टेटस एपिलेप्टिकस, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल और हाइड्रोसेफलस। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ एटलीस्ट इन टॉपिक्स को अपने फिंगर टिप्स पे कर ले। और अगर कोई CNS पीडियाट्रिक में मार खा जाए तो मुझे आके कहना कि सर हमारी जो है ना वो तैयारी इंशाल्लाह इतना हो जाएगा कि आपके एक मेजर पोर्शन जो है ना कवर हो जाएगा। अगर मैं CNS पीडियाट्रिक की बात करूँ ना तो मोर और लेस जो है ना वो 7 आपके MCQs आ जाते हैं, ठीक है। और SCQs की अगर बात करूँ तो 2 एक SCQs आप कर लें, ठीक है। तो मतलब 7 और 5 17 नंबर आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। आप मेरा थोड़ा सा आज टेम्पो थोड़ा सा डाउन देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरा गला थोड़ा सा था, लेकिन अब यहाँ पे मैं दोबारा से अगेन सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और जितनी पीछे 5 छुट्टियाँ हुई हैं इंशाल्लाह मैं एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करके वो पिछली कसर सारी निकालने की कोशिश करूँगा। रियली सॉरी जो मेरी वीडियो का वेट करते रहे यार, मैं इतना बिज़ी था कि आप कहते हैं कि सर को जाने की फुर्सत नहीं थी मुझे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम के लिए मैं गया वो पूरा भी हो गया, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करते हैं सेरिब्रल मलेरिया से। तो बहुत से स्टूडेंट ना सेरिब्रल मलेरिया के अंदर जो है कन्फ्यूजन कर लेते हैं, इसको डेंगू से जो है ना वो कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो, क्योंकि ये अमूमन बड़ों के अंदर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि बच्चों के अंदर होता है। तो जो यंग है ना यंग चिल्ड्रन, उनके अंदर हमारे पास देखा गया है कि इस मलेरिया ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। यूँ कह लें कि इसने हर चीज़ को फ़क ऑफ किया हुआ है। तो वहाँ से क्या मैंने निमोनिक बनाया कि जो मलेरिया की एक हमारे पास होती है ना, माइक्रो में आपने पढ़ा था, विवेक्स हो गया, ओवेल हो गया, फेल्सीपायरम हो गया और एक और भी था मलेरियाई। तो उनके अंदर से जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है सीवियर फॉर्म अगर मैं कहूँ, तो मैंने कहा ना कि इसने हर छोटे बच्चे को फक ऑफ किया हुआ है। तो जो इसके अंदर फेल्सीपायरम वाली इसकी हमारे पास है ना, सॉरी फॉर माई डर्टी निमोनिक्स, लेकिन ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे उनके अंदर से खा लेना। तो फेल्सीपायरम वाले ने हर चीज़ उड़ा के रखी हुई है, ठीक है। करता क्या है ये, अगर बाकी अगर कर दें मलेरिया जो विवेक्स और ओवेल, उसके अंदर इतना ख़तरा नहीं बनता। लेकिन ये जो फेल्सीपायरम है ये एक तो मेरी जान कॉमा करवा देगा, नंबर सेकंड पे हमारे पास कन्वर्जन करवा देगा, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास यूँ कह लें कि हीमोग्लोबिनोयूरिया, मतलब आपके यूरिन तक ये पहुंच जाता है। हीमोग्लोबिनोयूरिया, जब हीमोग्लोबिन जो है ना वो आपके पेशाब के अंदर आएगा तो आपका पेशाब किस तरह का होगा, पेप्सी कलर का, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आता है कि आई थिंक कभी ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी इसको जो है ना वो कंसीडर कर लिया जाता है। तो बस यही है, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि ये 3 चीज़ें हमारे पास इसके अंदर बड़ी कॉमन है। ट्रांसमिशन कैसे होती है, अब ऐसे बैठे बैठे बच्चे को नहीं, अमूमन ये जो देहातों के बच्चे होते हैं ना, ये जो बाहर सोते हैं गर्मियों के अंदर, ठीक है, तो इनके अंदर हमारे पास मच्छर काटने के बहुत चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब तो चलो अपडेट हो गया है कि वो मच्छरदानी के अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो मच्छरदानी के बगैर सोते हैं तो उनके अंदर एक मास्कीट होता है एनोफिल्स। मतलब यूँ कह लें कि ये जो है ना इसने फक कर करके अंधा कर दिया है बच्चों को, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या निमोनिक है, एनोफिल्स मास्कीटो जो है ना हमारे पास, ठीक है, अन्ने वाला, उसने अंधा कर दिया है, अंधा मच्छर है जो हमारे पास, ठीक है। वो बेसिकली बाइट करता है क्या, अपना जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो आपके ये जो बेबी है, सपोज करिए ये हमारे पास बेबी है, तो ये मच्छर आया इसके पास जो है ना किसी मलेरिया वाले बंदे को काट के आया, इसने आके वही खून, गंदा खून इस नॉर्मल बच्चे के अंदर छोड़ दिया, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास देखा गया। नंबर सेकंड पे
हमारे पास यही अंडा मच्छर मलेरिया और किस तरह हमारे पास, अगर वो कहता है डॉक्टर साहब नहीं मेरा तो जो है ना वो मच्छर काट रहे हैं, मेरे इलाके में मच्छर ही नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? अगर उसने उस बंदे का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाया जिसको ऑलरेडी मलेरिया था मेरी जान, ठीक है, तो अगर उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करवा लिया, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना उसने इन्फेक्टेड बंदे की करवा ली, तो उससे मसला हो सकेगा। या फिर जो इम्यूनो कंप्रोमाइज, मतलब यूँ कह रहे हैं कि आर्गन ट्रांसप्लांट, मतलब जिसका आर्गन लिया बंदे का उसके अंदर ऑलरेडी मलेरिया चल रहा था, ठीक है, तो वहीं से आर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू उसके हो गया, ठीक है। या फिर कोई कह लें कि हाइपोडर्मिक नीडल्स, यूँ मतलब कि वो गंदी सुई जो है ना उसको मलेरिया वाले को लगी, उसका ही खून जो है ना वो आ गया, किसी तरह ब्लड ट्रांसफ़र करवा देना है आपने तो वह कहानी मुक जानी है बस, ठीक है। और मोस्टली जो है ना यूँ कह लें कि कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जिन बच्चों को कभी ज़िंदगी में मलेरिया हो ही नहीं सकता, बेशक वो जितना मर्ज़ी मच्छर काट ले जो भी काट ले, तो कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सॉरी आज ज़रा आपको लोकेशन चेंज नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं अपने सेटअप के साथ इधर पहुंचा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास हमारे जो है ना वो ब्लड ग्रुप ए एंड बी जिनका होता है उनको बहुत कम चांसेस है कि मलेरिया हो, ठीक है। और जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की टाइप एक ई होती है और एक सी होती है, इनके अंदर बहुत चांस है, ठीक है। या जो बहुत नौमौलूद बच्चे हैं, ठीक है, HbF जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन F, ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसके अंदर बहुत कम चांसेस है कि उनके अंदर मलेरिया हो जाए, ठीक है। जिनको सिकल सेल की कोई डिजीज़ या ट्रेट है तो उनके अंदर नहीं होता, क्यों? उनके क्योंकि ये मलेरिया सारा RBCs के अंदर फलना फूलना होता है। जब ये सिकल सेल वाले ये छोटे इनकी लाइफ स्पैन बड़ी जल्दी फट जाती हैं, तो वो जो मलेरिया होता है उस बेचारे को अपनी रिप्रोडक्शन करने का टाइम ही नहीं मिलता, टपाटप करने का टाइम नहीं मिला उसको, तो वो फिर किस तरह आगे ट्रांसफ़र होगा, बाकी वो किस तरह इन्फेक्ट करेगा जब वो खुद ही नौमौलूद रह गया है आगे, उसका लाइफ साइकिल नहीं चल पाता। तो सिकल सेल में यही हो सकता है। किसी को ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है तो उनके अंदर नहीं होता, या फिर जो माल न्यूट्रिशन होती है ना उसके अंदर भी देखा गया कि नहीं होता, ठीक है। अगर थोड़ी सी आपको पैथोफिजियोलॉजी में बता दूँ तो यूँ कहते हैं कि पैरासाइट जो है ना ये इंटर होता है आपके सबसे पहले जो आपके खूबसूरत से टॉफ़ी की शक्ल के फैंटा टॉफ़ी की बाइकन के RBC इसके अंदर, ठीक है, वहाँ पे कह रहा है कि स्टिकनेस के साथ जुड़ जाते हैं, जो जिसकी जिसकी अंदर अब एक दफ़ा पैरासाइट बढ़ गया ना, वो कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, अब ये जिस भी एंडोथीलियन के साथ गुजरेगा तो ये मलेरिया वाला पैरासाइट करेगा यार इधर रुक जाओ थोड़ी सी, मुझे कोक पेप्सी तो पीने दो, तो यहाँ पे जो ही ये RBCs को रोकेगा पीछे वाले कड़क 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 करके इसके साथ ला के इसको वेसल को ही पूरी को पूरी ब्लॉक कर देंगी, तो इसकी वजह से वेस्कुलर अक्लूजन जो है ना वो आपको इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो वेस्कुलर अक्लूजन एक तो मिल जाएगी, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर वहाँ पे जो है ना इन्फेक्शन, अगर वो लंग्स के ऊपर हो गया तो लंग्स का इन्फेक्शन, वहाँ पे कोई ब्लड नहीं गया, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन होगी। ब्रेन की हमारे पास जो है ना वो इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है ना, ठीक है, उसकी हमारे पास जो है ना वो इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, मतलब वहाँ ब्लड नहीं गया। फिर जब ये इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे हेमरेज नेक्रोसिस जो भी अकोलेटेड ब्लड है ना वहाँ पे हमारे पास पक्की बात है वो होगी, ठीक है। अब जहाँ पे प्लेटलेट इकट्ठे होते हैं वहाँ पे बाकी सेल्स भी आएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, एक फिब्रिन सा जो है ना वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, फिब्रिन थ्रोम्बाई बन जाएगा, ठीक है। और वो कह लें कि एक तरह के ना डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, मतलब वेसल के अंदर ना जगह जगह पे कोआगुलेशन वाली एक स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी मलेरिया के केस में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर ये ब्रेन के अंदर चला गया तो अब मेरी जान ये है कि सेरिब्रल मलेरिया, इसी के अब इतनी लंबी तमहीद मानने का यही था कि हमारा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा बिल्ड हो जाए, अब हम स्पीड पकड़ते हैं, तो अगर ये ब्रेन के अंदर आ गया तो सेरिब्रल हमारे पास जो है ना वो मलेरिया हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे वो कह रहा है अब जब ये ब्रेन के अंदर इस तरह की रुकावट आएगी तो वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पे IKM जिसको हम कहते हैं, मतलब कि इंट्रा सेलुलर एडहेजन मालिक्यूल, आपने पढ़ा होगा IKM-1, जिसने इम्यूनिटी पढ़ी है तो उसको पता होगा, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो वहाँ पे पहुँच के मज़ीद दिमाग के अंदर सेलुलर एडहेजन करवा देगा, और एक वक्त आएगा कि वो डिस्ट्रक्शन कर देगा जो सेरिबेलर मैटर है ना, ठीक है, तो उसकी दिमाग की जो है ना वो दही कर देनी है इसने, उसकी डिस्ट्रक्शन टपा टप तबाही लगा देनी है, बस ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। तो जब ये सारा काम होगा तो पेशेंट आपके साथ किस तरह प्रेजेंट करेगा, तो मेरी जान पेशेंट हमारे पास
आएगा एक तो ट्राइएड के साथ शदीद हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। हाई ग्रेड हमारे पास फीवर हो जाएगा, साथ में वो मैंने शुरू में बताया आपको कोमा, अनकॉन्शियसनेस के साथ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और साथ में जो है ना उसको कन्वर्जन, हल्के फुल्के झटके भी जो है ना, ये वाला कोमा, कन्वर्जन, ठीक है। और हमारे पास ये सारे की सारी, देखो कहीं पे भी हमने नेक स्टिफनेस का जिक्र नहीं किया, तो इस तरह आप इसको मेनिंजाइटिस से डिफ्रेंशिएट, अगर सिनेरियो में नेक स्टिफनेस ना हो तो आपका सीधा जो है ना वो सेरिबेलर मलेरिया के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने डायग्नोस करना है इसको। अब यहाँ पे कुछ बिहेवियर चेंज जो है ना वो आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, ड्रोजीनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, वो सारी। फीवर में हमारे पास जो है ना वो हाई ग्रेड होता है, ठीक है। हेडेक होती है, नोजिया होता है, बैकेक होती है, ठीक है। इलाज स्प्लीन होगी, ज़ाहिर बात है जब आरबीसी स्प्लीन से गुजरेंगे तो वो उसकी जो है ना वो स्प्लीनों में गैली कर देंगे, कन्वर्जन, कोमा, और बाकी वो कह रहा है कि कॉर्शिएट जो है ना वो रिजिडिटी हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो डायग्नोसिस इसका किस तरह करेंगे। आपके पास बंदा आ गया, आपको शक है जी ये सेरिब्रल, तो जी डॉक्टर साहब अब आप क्या करेंगे, ज़रा थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, ठीक है। अगर मेरे पास आ जाए को डायग्नोसिस के लिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हेडिंग दूंगा हिस्ट्री की, फिर हमें उसके लिखूँगा कंप्लीट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर मैं करूँगा जनरल इन्वेस्टिगेशन, फिर मैं लिखूँगा स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये 4 हेडिंग अगर मैं बना दूंगा तो एग्जामिनर की आंख यूँ ब्लिंक करेगी, बच्चा पढ़ के आया, ठीक है। सीबीसी में आप इसके अंदर जनरल इन्वेस्टिगेशन में आप यही कराओगे, सीबीसी करवा लोगे, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एनीमिया होगा बच्चे, जारी बात जब आरबीसी टपा टप ऑक्यूपाई होकर टूट रहे हैं तो एनीमिया होगा अलॉन्ग विद इंक्रीज रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है। जो नौमौलूद जो आरबीसीज हैं उनका लेवल आपको नए बनने के लिए, फिर आप इसके अंदर क्या करते हैं, थिक और थीन स्मेयर जो है ना वो आप करवा लेते हैं, ठीक है। थिक एंड थीन जो है ना वो फिल्म जो ब्लड फिल्म जो है ना वो आप इसके अंदर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इनिशियली वो कहता है कि रिंग्स जो है ना वो फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाया करती हैं गोल गोल सी, ठीक है। फिर उसके 10 डेज़ बाद वो कह रहा है कि मीटोसाइट्स वगैरह वो सारे के सारे मिल जाते हैं। बाकी सीएसएफ देखोगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर वो आपको रेज मिल जाएगा। सीरम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स देखोगे वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। ब्लड शुगर देखोगे तो वो, क्योंकि ये अब इतना हराम ज़्यादा है कि इसने सारा खा के और वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया करवा देना होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। इसने ग्लूकोज भी खा लेनी है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाएगा, ठीक है। तो इस पैरासाइट के खिलाफ फिर एंटीजन जो इसकी होती है वो हम डिटेक्ट कर लिया करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम सीरोलॉजी कर लेते तो आपके पास बनते एंटीजन डिटेक्शन और सीरोलॉजी वो आप खुद लिख लेना, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब क्राइटेरिया जो है ना वो डायग्नोसिस का इसने कुछ दिया हुआ है कि अब अगर हमने सिर्फ देखना है कि सीएनएस से रिलेटेड इसकी, ठीक है, मलेरिया की, तो इसके अंदर उसने एक निमोनिक दी है FRCCP, मतलब FRCP जो होता है ना एक मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो बच्चे को आपने फिट्स देखने हैं, नंबर सेकंड पे आपने उसकी आँख के ऊपर रेटिनल जो है ना वो हेमरेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर थर्ड पे FRCCP है ना, कोमा, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहा है कॉन्जुगेटेड डेविएशन ऑफ आइज़, कॉन्जुगेट डेविएशन ऑफ आइज़। और नंबर 5 में हमारे पास क्या होगा जी, पोस्चर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये था सीएनएस के अंदर। फिर हमारे पास आता है जी रीनल के रिलेटेड, तो इसके अंदर क्या होगा, यूरन जो उसकी आउटपुट है ना वो हमारे पास कितनी होगी, लेस देन 400 ml पर डे, ठीक है। पेशाब कम आएगा और उसके अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। और इसके अंदर आपकी जो सीरम की क्रेटिनिन है वो मेरी जान हमारे पास ग्रेटर होगी 3 मिलीग्राम, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है ना मतलब यूरिया क्रेटिनिन सारा का सारा उड़ा हुआ है, उसका ख़राब हुआ है, ठीक है। डायग्नोस तो हो गया, अब मेरी जान इसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे आप। मैनेजमेंट कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको थोड़ी सी अगर सबसे पहले आप मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट में ये जनरल मैनेजमेंट और स्पेसिफिक मैनेजमेंट दो अलग आप इसकी कर लेना, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हमारे पास जो सुपोरेटिव मैनेजमेंट है वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है कि आपने उसके सबसे पहले पानी उसका ठीक करना है, वाइटल साइन उसके ठीक करने हैं, ठीक है। रिकॉर्ड एंड मोनीटर दी वाइटल्स, ठीक है। फिर उसकी फ्रीक्वेंट जो है ना वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि उसको फिट्स पढ़ रहे हैं तो उसके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन साथ साथ करते जाएं। मैयर करें उसके हेड का सर्कमफ्रेंस, कहीं उसको हाइड्रोसेफलस तो नहीं हो रहा, ठीक है। हेड का सर्कमफ्रेंस डेली मैयर करके उसको नोट करें, देखिए इनपुट रिकॉर्ड कितना है और आउटपुट रिकॉर्ड कितना पानी वो पी रहा है और कितना जो है वो पेशाब की सूरत में
निकाल रहा है, इनपुट और आउटपुट इसके अंदर देख लो। ठीक है, कंट्रोल करो इसके अंदर क्या चीज़, उसका जो टेम्परेचर है, मैंने कहा ना हाई ग्रेड फीवर होता है, वो देख लो। ठीक है, उसके जो हमारे पास बाकी देखो कोमाटोज में अगर जा रहा है तो उसकी केयर देखो साथ में, क्योंकि बच्चा ज़्यादा उठ नहीं सकता तो बावल और ब्लैडर केयर जो है ना वो इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हमारे पास देख लेंगे, उसको वो बाकी डिक्यूबिटस अल्सर वगैरह ना होने देना। अगर उसको आप मेरी जान अगर कोमा के अंदर चला गया ये बच्चा, तो आप क्या करोगे डॉक्टर साहब, क्या आप क्या करोगे? सबसे पहले तो देखोगे कोमा हुआ क्यों है। मोस्टली वजह जो होती है अनीमिया, खून कम जा रहा है, तो आप फ़ौरन अगर उसकी देखो HB6 से कम है ना, फ़ौरन से पकड़ के उसको ना ब्लड लगा दो। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुपिंग करो और उसको वही जो उसको सूट करता है ब्लड वो लगा दो। फिर मैंने कहा ये हराम ज़्यादा चीनी खा जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया को उसको ठीक करो। ठीक है, उसके अंदर आप क्या करोगे, मुंह से खिलाओगे नहीं, ग्लूकोज आप दे दो उसको IV, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसका टेम्परेचर लो करने के लिए एंटीपायरेटिक जिसके अंदर हमारे पास पैरासीटामोल है वो दे दोगे। ठीक है, बाकी उसको पट्टियाँ छट्टियाँ करोगे जिसे हम स्पॉन्जिंग वगैरह कहते हैं वो करोगे। बाकी फ्लूइड के लिए मेरी जान आप उसके अंदर डेक्सट्रोज दोगे, प्लाज्मा एक्सपेंडर यानी देने हैं हमने ज़्यादा, जो उसके रगों रगों तक जो है ना फ्लूइड में जाए, उसको डिहाइड्रेटेड ना हो दे। ठीक है, फिर मैंने कहा उसको जी कन्वर्जन हो रही है, झटके पड़ रहे हैं, तो झटके के लिए क्या है मेरी जान, सिंपल सी बात है, डायज़ीपैम दे दो। जिसे ना समझ आए बस चुप करके डायज़ीपैम जो है ना वो आप इसके अंदर लिख देना। ठीक है, डायज़ीपैम दे दो, आप इसके अंदर फिनोबार्बिटोन दे दो, CNS पढ़ी है ना, ठीक है, तो इसके अंदर वो दे दो, या पैराएल्डिहाइड वो देखो। ठीक है, फिर मैंने कहा पेशाब में खून आ रहा कोला कलर का, ठीक है, हीमोग्लोबिनोयूरिया, इसको हम ब्लैक वाटर फीवर भी कह रहे थे ना, हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर आपने हाइड्रेशन उसकी अच्छी कर देनी है। नहीं ठीक हो रहा, उसको डायलिसिस के ऊपर शिफ्ट करवा दो। ठीक है, ताकि एक दफ़ा ब्लड सारा सर्कुलेट हो रहा हो डायलाइजर मशीन से, तो मज़ा आ जाए मैं कहता हूँ। फिर उसकी जो एंटी मलेरियल डोज है ना वो आप उसकी डिक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ एंटी मलेरियल डोज 1/3 तक। ठीक है, कुछ इस एंटी मलेरियल जो आप ड्रग ले रहे हैं ना उसकी वजह से भी हो सकता है ज़्यादा हीमोग्लोबिन टूट जाए, तो ये भी बहुत, ये तो सारी थी अमूमन। अब आपने जो है ना वो ये करने के बाद आपने जो है ना मेरी जान स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के ऊपर जाना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है IV एंटी मलेरियल। ठीक है, पहले IV इसको शुरू करवानी, जब थोड़ा सा स्टेबल हो फिर उसको जो है ना वो ओरल के ऊपर जो है ना वो शिफ्ट करवा देना जब कॉन्शियस के अंदर आ जाए। इसके अंदर आपने पढ़ा हुआ बच्चों को पता है कि मलेरिया के लिए हम क्यों लेते हैं, क्यूनीन जो है ना, क्यूनीन, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यूँ मैंने याद है कि क्वीन जो है ना मलका, उसको मलेरिया होगा तो उसके लिए क्यूनीन हमने दे दिया। ठीक है, क्लोरोक्यूनीन, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर क्यूनीन सल्फेट जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हो। ठीक है, क्लोरोक्यूनीन फास्फेट आप इसके अंदर दे सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस ये आपके पास जो है ना वो सेरिब्रल मलेरिया के पास आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो, अगर आपके पास बच्चा आ जाए, आप बैठे हैं जी डॉक्टर साहब, ठीक है, अन अरूजल या कोमा के साथ बच्चा आ गया है और उसके अंदर है 6 घंटे से ज़्यादा उसको हो गया, वो कोमे के अंदर है। ठीक है, फोकल या जनरलाइज आपको फिट्स मिल रहे हैं सिनेरियो के अंदर। ठीक है, बाकी आप कह लें कि कॉन्जुगेट डेविएशन ऑफ आई मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कॉन्जुगेट डेविएशन ऑफ आइज़ आपको मिल रही है, साथ में मैंने कहा आँखों में तबाही मचाई हुई है, रेटिनल उसकी हेमरेजेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ओलिगोयूरिया, पेशाब कम आ रहा है, उसकी क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा था, तो मतलब उसके यूँ लिख लें कि D रेंज RFTs है। ठीक है, फिर उसके साथ क्योंकि वो सारा RBC टूट के स्प्लीन और लीवर के पास जो हेपेटोस्प्लीनोमेगेलिया आपको मिल रही है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी क्या था, नो नेक स्टिफनेस। ठीक है, कहीं भी स्टिफनेस का जिक्र नहीं आया, तो मेरी जान सेरिब्रल मलेरिया है। आपका पास का एक क्वेश्चन है कि 9 साल एक बच्चा आया जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ 2 माह पहले, तो मैंने बता दी हिस्ट्री के उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडल लगी है या आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर मच्छर ने काटा है, तो यही हमारे पास होता है। फिजिशियन ने जो है ना वो देखा कि वो वोमिट कर रहा है 3 दिन से, अब उसको एडमिट किया है एमरजेंसी में सेमी कॉन्शियस स्टेट में। अब वो कह रहा है कि हम उसकी जो है ना आँखें भी येलो स्क्लेरा हो रहा है, वो जॉन्डस, जब ज़्यादा RBC उल्टे हैं तो वो हमारे पास जो है ना वो जॉन्डस की एक कंडीशन, येलो स्क्लेरा और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की तो आपको लार्ज लिवर मिला, स्प्लीन लार्ज मिल गई है। ठीक है, टिप ऑफ स्प्लीन पाल्पेबल है, क्या होगा सेरिब्रल मलेरिया। इन्वेस्टिगेशन पेरिफेरल स्मीयर, थिक एंड थिन स्मीयर सिंपल करवा लो। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो आप साथ में
एलाइज़र भी करवा सकते हो, CBC, ESR, यूरिन RE, RFT, LFT, कोगुलेशन, ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। साथ में क्योंकि सेरिब्रल अगर इन्वॉल्व हो तो न्यूरो इमेजिंग भी करवा लो आप, सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट स्पोरेटिव है, एयरवेज का मेंटेन करो, वाइटल मॉनिटर करो, फ्लूइड उसकी मेंटेन करो। मतलब खुद को ना इस केस के अंदर वार्ड के पीड्स के वार्ड के अंदर ले जाना, ठीक है। खुद को सोचना कि यार मेरे पास ये मरीज़ आ गया ना एग्जाम में बैठे बैठे, तो मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो आप वो सारी चीज़ें ईजीली, इलेक्ट्रोलाइट देख लो, एसिड बेस देख लो, इनपुट आउटपुट देख लो, हार्मफुल कोई भी है ये आप करके, साथ में फिर जो एंटी मलेरियल ड्रग है क्विनीन वाली, ठीक है, वो आप इसके अंदर दे सकते हो। क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर किसी को क्विनीन वगैरह से जो है ना वो होगा, ठीक है। लेकिन जब क्विनीन देती है ना तो आप साथ में ECG लाजमी देखते हैं, क्योंकि इसके कार्डिक इफेक्ट थोड़े से आ जाते हैं, तो ECG जो है ना वो आप लाजमी करवा लेना क्विनीन देते हुए। तो बस ये आपके पास डायग्नोसिस है। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ जो है ना हमने ये कर लिया, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अमूमन ये सिनेरियो डायग्नोस नहीं हो पाता, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया और मेरी स्पीड भी से। नेक्स्ट हमारे पास है जी फेब्राइल फिट्स। फेब्राइल फिट्स कह लें या सीयर कह लें, एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सीयर एसोसिएटेड विद फीवर, फेब्राइल आ गया ना तो इसके अंदर जो झटके लग रहे हैं उसकी किसके साथ एसोसिएशन है हमारे पास, फीवर के साथ, ठीक है। विद नो डिटेक्टेबल CNS, उसको कहते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं है CNS का, लेकिन उसको बुखार है, और जिसकी वजह से वो कहते हैं डॉक्टर साहब इन्हें बुखार होया है, तो इसके आप पूछते हो कि उसकी नेक रिजिडिटी, कोई दिमागी तौर पे कोई इस तरह मसला आप देखा भी है तो नो नेक इन्फेक्शन, ठीक है। अब गर्दन का यहाँ पे हमारे पास क्या था, नो रिजिडिटी थी नेक की, ठीक है, यहाँ पे रिजिडिटी नहीं थी हमारे पास, यहाँ पे नेक का इन्फेक्शन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बुखार है, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाता है। तो इसको मैं ज़रा पहले एक्सप्लेन कर दूँ, इसके बाद सिनेरियो किस तरह पिक करना है वो मैं कोशिश करता हूँ, जितना मुझे बंदा ना चीज़ लायक सा हूँ खुद भी, लेकिन जितना आता है वो बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फेब्राइल फिट्स में लिख देता हूँ कि हमारे पास जो फिट्स पड़े हैं उसके अंदर फीवर है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, नो CNS इन्फेक्शन, ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सीयर होंगे वो टॉनिक भी हो सकते हैं, क्लोनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड, टॉनिक, क्लोनिक हमारे पास सीयर जो है ना वो होंगे, ठीक है। इसके अंदर कभी भी बच्चे का कॉन्शियस लेवल जो है ना वो लॉस नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, फिट्स है तो फिट्स इतने ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे कि इनके अंदर कॉन्शियसनेस लेवल जो है ना विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसके अंदर बढ़ा चाहिए। वो कहेगा डॉक्टर साहब इसके ना झटके लगते लगते ये बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। और उमूमन हेल्दी जनरल इटियोलॉजी में क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि हमारे पास बुखार होगा तो इसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही टेम्परेचर आपको मिलेगा, ठीक है। मोस्टली इसकी काज जो है ना वो वायरल होती है, ठीक है। और अगर जिनको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो उनके अंदर भी देखा गया, या जिनको फेरेंजाइटिस हो, ठीक है, या फिर जिनको UTI हो, तो उसके अंदर हमारे पास देखा गया ये सारे का सारा केस, ठीक। आपके पास अमूमन सिनेरियो आता है, बच्चा है जी 3 माह से ले कर 5 साल के दरमियान, ठीक है, कम से कम 3 माह और ज़्यादा से 5 माह, ठीक है। 5 साल से कभी भी बड़े बच्चे को फिब्राइल फिट्स हो ही नहीं सकते, ये एक आप पल्ले से बात मान लो। फीवर उसको होगा 38.8 डिग्री, या मतलब 39 डिग्री के करीब करीब, ज़्यादा ही होगा, यानी तेज़ बुखार होगा। नो CNS इन्फेक्शन आपको मिला, लेकिन वो कह रहा है कि हमने जब उसको रिकवरी के ऊपर लगाया तो 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चा बिल्कुल टना टन हो गया, ठीक है। आपके पास 3 साल बच्चा है, प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी विद हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड सोर थ्रॉट, मैं कहा ना ओटाइटिस मीडिया वाला, तो गला ख़राब है, इसके कान का इन्फेक्शन कहीं चल रहा है, ठीक है। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट आ गया है, ठीक है। फॉर द 5 मिनट 5 मिनट के झटके लगे हैं, उसके बाद वो जो है ना उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। चाइल्ड अच्छे से वैक्सीनेटेड भी है, ठीक है। नो हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी इन फैमिली, ऑन एग्जामिनेशन उसका वेट 14 kg है, हाइट उसने दे दी है, बाकी कह रहा है नो नेक स्टिफनेस है। सीधी सी बात है, ये आपके पास ये सारी की सारी फेब्राइल फिट्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब इसकी मेरी जान मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, अच्छा इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं वो बाद में करती हैं, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है वो पहले कर लो, क्योंकि मैनेजमेंट से हमारा ज़्यादा, क्योंकि हमारे हमसे टाइप्स नहीं ज़्यादातर पूछती, मैनेजमेंट ही पूछती हैं। तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है जी, जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट भी है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट भी है। सबसे पहले तो आप इसकी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन तो करवा लो, ठीक है। तो आजकल मेरा पता नहीं क्यों दिमाग भी आज घुमा हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में मेरी जान क्या कराओगे, वही सिंपल ब्लड काउंट करवा लो, ठीक है, लंबर पंक्चर करवा लो, ठीक है। तभी आप करवाओगे, तभी आपको पता चलेगा ना इन्फेक्शन है कि नहीं है ऐसे बच्चे का, ठीक है। फिर आप ब्लड का शुगर देख लो,
ठीक है। यहाँ पे जिस तरह उसने हाइपोग्लाइसीमिया उल्लू के पट्टे ने करवाया हुआ था, तो ब्लड शुगर लेवल आप इसके अंदर देख लो, ठीक है। सीरम के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स देख लो, सिंपल सी बात है। कैल्शियम देख लो, फास्फोरस देख लो, ठीक है। यूरिया देख लो, ईसीजी करवा लो कि कितनी है, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले आपने तो माँ बाप को ना काउंसल करना है और रीअश्योर करना है, ठीक है। और उसको बताना है कि आपने बच्चे को एक तो हवा वाली जगह पे लेटा, वेल एरिएटेड जो है ना वो इन्वायरमेंट के अंदर लेटाना है, ठीक है। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन के अंदर लुटाना ताकि वो सांस लेने में उसको आसानी रहे, ठीक है। उसके ऊपर वो पट्टियाँ करनी है, स्पॉन्जिंग करनी है ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ बच्चे के मुंह में नहीं रहने देनी वरना वो इस्पायर चोकिंग के अंदर जा सकता है, ठीक है। जितने भी एक्सेस क्लॉथेज हैं ना, अमूमन होती है कि बनैन भी पहनाई हुई या कच्छा के ऊपर कच्छे पहनाए हुए, वो एक्सेसिव क्लॉथेज रिमूव करनी है ताकि उसका थोड़ी हवा लगे उसके स्पेयर पार्ट्स को। फिर आपने क्या करना है जी, कंट्रोल करना है जितने भी सीयर हैं उसके लिए आप क्या कहते हैं डायज़ीपैम जो है वो दे देते हैं, फिनोबार्बिटोन दे देते हैं, ठीक है। फिर आप उसका टेम्परेचर लो करने के लिए क्या करते हैं जी, पैरासीटामोल दे देते हैं। और प्रोफिलैक्टिकली एंटी कन्वर्सेंट, क्योंकि फिट्स हैं तो एंटी कन्वर्सेंट क्या है, डायज़ीपैम जो है ना वो आप इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली इसको दे देंगे, तो आपके पास काफ़ी हद तक ये बच्चा अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अमूमन इसकी पूछते हैं कि चलो हमने अब तो कर दिया, लेकिन इसकी मेरी जान लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या होगी, ठीक है। एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ दी जो फेब्राइल फिट्स जैसी ये रहना इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो कंट्रोल कर लेने जितने भी उसको झटके लग रहे हैं ना, उसके लिए आपने देना है डायज़ीपैम एक लंबे अरसे के लिए या फिनोबार्बिटोन दे देनी है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ब्रूफन पैरासीटामोल ये सारे की सारी, ठीक है। तो वो रूल आउट आपने लाजमी करना है उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। बाकी वो कह रहा है इसके चांसेस हैं कि अरे ये रीअकर कर जाए, एक बार दफ़ा हो गया तो देखा गया है कि रिस्क कितना होता है कि लेस देन 1 ईयर के अंदर जो है ना वो दोबारा भी इसके अंदर अमूमन देखा जाए। और ड्यूरेशन ऑफ फीवर जो है ना 24 घंटे से ज़्यादा हो सकता है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो, और अमूमन लो ग्रेड होता है, ठीक है। 38 के 37 के करीब करीब जो है ना वो, अब इसको ना हाई ग्रेड कहेंगे ना ज़्यादा इतना कहेंगे, ठीक है। बाकी कह रहा है कि अगर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो इसके अंदर चांसेस हैं कि हमारे पास जो है ना 12% चांसेस हैं कि इसके अंदर दोबारा हो जाए। लेकिन अगर अच्छा ये रिस्क फैक्टर पहले देख लो कौन कौन से हैं। फर्स्ट अटैक अगर हुआ है, ठीक है, विद इन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। ये फर्स्ट आपका रिस्क फैक्टर है कि अगर एक अटैक हुआ उसके अगर साल के अंदर अंदर दूसरा हो जाए तो लेस देन 1 ईयर, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ फीवर अगर उसको रह गया है ग्रेटर देन 24 साल, एक दिन से ज़्यादा तक उसको बुखार रहा, फिर उसके अंदर लो ग्रेड फीवर जो है ना वो हमारे पास रह गया है, ठीक है। फिर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री या किसी को एपिलेप्सी की या पहले भी किसी को फेब्राइल फिट्स की तो उसको देख लेंगे, ठीक है। फिर अगर वो मेल जेंडर है तो वो कह रहा है कि हमारे पास ये होगा, या फिर कम्प्लेक्स उसको पहले भी फेब्राइल सीजर बहुत कम्प्लेक्सिसिटी में चला गया। तो अगर इनके अंदर से कोई रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट तो इसके अंदर मेरी जान 12% चांस है कि उसको बच्चे को हो जाए फेब्राइल फिट्स, मतलब नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं। फिर अगर कोई एक इनके अंदर से रिस्क फैक्टर कोई एक रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो उसके अंदर चांसेस बढ़ के 25 से 50% हो जाते हैं। लेकिन अगर 2 रिस्क फैक्टर कोई भी प्रेजेंट है तो इसके अंदर हमारे पास चांसेस जो है ना वो 50 to 59% बढ़ जाती हैं। अगर 3 या इससे ज़ायद हमारे पास रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो पक्का चांस है 73 से 100% कि उसको फेब्राइल फिट्स दोबारा हो सकती हैं। तो ये आपको बस पता होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ कर लिया है हमने, ठीक है। अब अगर कोई ज़्यादा पूछना चाहे ना इसके बारे में, अगर एग्जामिनर कुछ होते हैं ना वो पूछ लेते हैं तो आप टाइप्स इसकी बता सकते हो कि मेरी जान एक हमारे पास होती है बिनाइन, ठीक है। ये जिसको हम कहते हैं कि सिंपल अटैक एक दफ़ा हुआ बस शरीफ सा था वो ख़त्म हो गया। या फिर हमारे पास क्या होगा कॉम्प्लेक्स अटैक हो सकता है, ठीक है। या फिर इसको हम कहते हैं एटिपिकल, ठीक है। तो ये एटिपिकल अटैक हो सकता है। कब कब इसको हम बनाइन कहेंगे अगर वो जनरलाइज्ड हो, उसका ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट से कम हो और पहला कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, एक ही दफ़ा फिट पड़ा है, उसके दोबारा सेम उसी तरह की इलनेस कभी भी नहीं हुई, ठीक है। तो नो फैमिली हिस्ट्री तो इसका मतलब वो बिनाइन है, मतलब वो कोई ख़तरे की ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर वो सीयर जनरलाइज की बजाय फोकल सीयर था, ठीक है, और वो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा देर तक जो है ना वो उसको झटका वो रहा, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव है, ठीक है, और उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी है, तो फिर इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में इसको ट्रीट करना हर सूरत जो है ना वो आपके लिए एक चैलेंजिंग होगा। और
अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ फेब्राइल फिट्स भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है जी एपिलेप्सी।